बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू आवर चैनल एमके प्रिपरेशन माई सेल्फ मोहम्मद आजम मुख्तार फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको इल्म है कि एमके प्रिपरेशन एक वेल एस्टेब्लिश ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है और लास्ट 10 ईयर से हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इस हवाले से सैकड़ों तलबा जो है वो कामयाबियां हासिल कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी का लेक्चर नंबर 1। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको इल्म है कि हमने एक पेडागोजी की लेक्चर सीरीज जो है वो तैयार की है, जिसमें हम तमाम टॉपिक्स के तमाम जो है वो एस्पेक्ट्स को कवर कर रहे हैं ताकि आप जो है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट जो है वो प्रिपरेशन कर सकें। इसमें जो है वो सेकेंडरी स्कूल टीचर्स की वैकेंसीज भी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने अनाउंस कर दी है, जिसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस हवाले से एमसीक्यूज जो है वो लाजमी जो है वो इसमें पूछे जाते हैं। तो अगर आप सेकेंडरी स्कूल टीचर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस हवाले से रेगुलर सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो है वो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 03332605 034244700091 पर कॉन्टैक्ट करके भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस हवाले से आपको कंप्लीट पीडीएफ नोट्स और इनके साथ साथ जो है वो वीडियो लेक्चर्स के लिंक्स और आपके डेली बेसिस पे जो है वो टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं और आपको एक्सपर्ट्स सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की गाइडेंस भी जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, इसमें हम देखेंगे व्हाट इज साइकोलॉजी, ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है, एरियाज एजुकेशनल साइकोलॉजी के कौन से हैं, जिसमें हम लर्नर, लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी की बात करें तो इसमें प्योर साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, ब्रांचेस क्या कौन कौन सी हैं प्योर साइकोलॉजी की, जिसमें जनरल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, बायोसाइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, इनको हम डिस्कस करेंगे। ब्रांचेस ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी जिसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्लिनिकल, इंडस्ट्रियल, लीगल, मिलिट्री, पॉलिटिकल, इन तमाम साइकोलॉजी की ब्रांचेस को विच आर कम अंडर द अप्लाइड साइकोलॉजी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के, एजुकेशनल साइकोलॉजी का स्कोप क्या है और हम जो है वो इसको क्यों स्टडी करते हैं, इसकी अहमियत क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड माइंड। तो जो साइकोलॉजी है, नफ्सियात जो है वो हमें बताती है कि हमने जो है वो ह्यूमन माइंड को कैसे रीड करना है, क्यों रीड करना है, इंसान जो है वो क्या सोचता है, क्यों सोचता है, कैसे सोचता है। और इसमें जो है वो हम ये इस चीज को डिटेल से डिस्कस करते हैं कि एक शख्स जो है वो क्या फील करता है, उसकी फीलिंग क्या है किसी चीज के हवाले से, वो चीजों को सीखता कैसे है, वो चीजों को याद कैसे करता है और वो बिहेव कैसे करता है। ये तमाम चीजें जो है वो हम साइकोलॉजी में जो कि नफ्सियात में देखते हैं। और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से साइकोलॉजी की अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक टीचर का सिर्फ टीचर होना ज़रूरी नहीं है, उसकी सब्जेक्ट पे कमांड होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसमें जो है वो क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स भी होने चाहिए, उसमें लेसन प्लानिंग के स्किल्स भी होने चाहिए, उसमें असेसमेंट स्किल्स भी होनी चाहिए और साथ साथ एक टीचर को एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो स्टूडेंट्स की नीड्स को देख सके, स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को देख सके और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो अपने टीचिंग मेथड में तब्दीली लेकर आ सके। द वर्ड साइकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। तो ये साइकोलॉजी जो है वो ग्रीक वर्ड से लिखा है, साइकी एंड लोगोस। साइकीज मीन सोल एंड लोगोस मीन साइंस। तो अक्सर जो है वो पेपर में पूछा जाता है कि साइकोलॉजी का वर्ड जो है वो कहां से लिया गया है, ग्रीक से है, लैटिन से है, बोथ और नन ऑफ दी। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो साइकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स, जिसमें साइकी एंड लोगोस शामिल हैं। तो इसको जो है वो साइकी मीन सोल एंड लोगोस मीन साइंस। So we can say that psychology was first defined as a science of soul, study of soul जो है वो इसको कहा जाता है। In modern time, psychology is mainly defined as scientific study of behavior and mental processes। अगर हम modern जो है वो इरा को देखें तो उसके अकॉर्डिंग जो साइकोलॉजी है उसका मकसद जो है वो मेंटल प्रोसेस को, बिहेवियर को देखना कि एक शख्स के बिहेवियर में तब्दीलियां आती हैं तो वो क्यों आती हैं, उसके इंटरेस्ट क्या हैं, उसकी नीड्स क्या हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो उसको डील किया जाता है। एग्जाम्पल ले लें इसकी। इफ ए टीचर वांट्स टू अंडरस्टैंड व्हाई स्टूडेंट इज अफ्रेड इन फ्रंट ऑफ क्लास, तो एक स्टूडेंट जो है वो क्लास के सामने बोलने में हिचकिचाहट महसूस करता है, तो टीचर जो है वो देखता है कि क्या उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, क्या वो दूसरे स्टूडेंट से डरता है, क्या दूसरे स्टूडेंट जो है वो उसको बुली करते हैं, उसको तंग करते हैं, इस वजह से जो है वो स्टूडेंट के सामने परफॉर्म करने में डरता है। उसकी रीजंस क्या हैं, उन रीजन को जानने में मदद जो है वो करती है वो साइकोलॉजी जो है वो टीचर को मदद करती है और उसी के
अकॉर्डिंग फिर जो टीचर जो है वो अपनी इंस्ट्रक्शंस में तब्दीली लेकर आता है ताकि उस स्टूडेंट्स को जो है वो बेहतर तौर पर इफेक्टिवली जो है पढ़ा सके। द नेक्स्ट वन इज एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है? एजुकेशनल साइकोलॉजी मींस द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर इन एजुकेशनल सेटिंग। एजुकेशनल सेटिंग में एक बच्चे के बिहेवियर को देखना, उसके माइंड को रीड करना जो है वो साइकोलॉजी का काम है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडीज हाउ पीपल लर्न, हाउ टीचिंग कैन बी मेड मोर इफेक्टिवली। कि जो पीपल से मुराद यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स, हाउ स्टूडेंट्स लर्न, स्टूडेंट्स कैसे सीखेंगे, हाउ टीचिंग लर्निंग कैन बी मेड मोर इफेक्टिव, हम किस तरह से अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ज्यादा बेहतर बना सकेंगे, किस तरह से स्टूडेंट्स के वीक एरियाज का, स्ट्रॉन्ग एरियाज का पता चलेगा, किस तरह से हमें असेसमेंट कंडक्ट करनी चाहिए, हम स्टूडेंट्स को कैसे इवेल्युएट करें, हम स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को कैसे देखें। तो ये तमाम चीजें जो है वो हमें साइकोलॉजी जो है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी के थ्रू जो है वो पता चलता है। इट अप्लाइज एजुकेशनल प्रिंसिपल्स टू एजुकेशन, इट helps the teacher to understand the students abilities। इससे जो है वो स्टूडेंट्स की एबिलिटीज का पता चलता है, बच्चों में कौन कौन सी जो है वो एबिलिटीज है, इंटरेस्ट क्या है स्टूडेंट्स के, मोटिवेशन लेवल क्या है उनका, इंटेलिजेंस कितने इंटेलिजेंट है, इमोशन लेवल उनका क्या है, और लर्निंग डिफिकल्टीज, किन चीज़ों में स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी फील होती है। सपोज जो है वो एक स्टूडेंट है, वो उसको इंग्लिश में जो है वो डिफिकल्टीज फील होती है, वो जो है वो इंग्लिश बोल नहीं पाता, और एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि मैथ को समझ नहीं पाता। तो स्टूडेंट्स की डिफिकल्टीज के हवाले से जो है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी बताती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो इसके बारे में आपको पता चलता है कि हर स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से मुख्तलिफ होता है, और इस डिफरेंस को जानना एक टीचर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उस डिफरेंस को जानने के बाद ही टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को इफेक्टिवली जो है वो अकॉर्डिंग टू देयर इंडिविजुअल डिफरेंसेस ही कैन टीच देम इफेक्टिवली। एग्जांपल हम इसकी देख लेते हैं। If a student is unable to concentrate in the class, अगर एक बच्चा जो है वो क्लास में concentrate नहीं कर पाता, educational psychology helps the teacher to understand possible reasons and choose a suitable teaching method। तो एक टीचर जो है वो क्या करता है, उस स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को जानने की कोशिश करता है। उन प्रॉब्लम्स को जानने के बाद टीचर जो है वो अपने टीचिंग मेथड में तब्दीली लेकर आता है। वो देखता है कि स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट क्या हैं, उसकी नीड्स क्या हैं, उसकी इंडिविजुअल नीड्स को देखते हुए टीचर जो है वो अपने टीचिंग मेथड को जो है वो सिलेक्ट करता है और टीचर स्टूडेंट्स को बेहतर तौर पर पढ़ा पाता है। द नेक्स्ट वन इज एरियाज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब हम एरियाज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करते हैं तो इसके 3 इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिसमें लर्नर को डिस्कस करते हैं। लर्निंग प्रोसेस क्या है, लर्निंग सिचुएशन, इन 3 चीजों को हम एरियाज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी में डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज लर्नर। लर्नर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडीज द लर्नर इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, मोटिवेशन, इंटरेस्ट, एबिलिटी। तो लर्नर को जब आप स्टडी करते हैं थ्रू साइकोलॉजी तो आपको पता चलता है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसमें जो है वो मोटिवेशन लेवल क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है, उसकी एबिलिटीज क्या है, उसका इमोशनल लेवल क्या है, और जो है वो उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जो है वो देखा जाता है। ये तमाम चीजें जो है वो लर्नर की चेक की जाती हैं, क्योंकि इन चीजों को जानने के बाद ही जो है वो स्टूडेंट्स की लर्निंग में इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है। उसके वीक एरियाज का टीचर को पता चलेगा, उसके स्ट्रॉन्ग एरियाज जो है वो टीचर जान पाएगा और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी इंस्ट्रक्शन को बेहतर बना पाएगा। सपोज एग्जांपल ले लें, 2 स्टूडेंट्स में वी हैव डिफरेंट एबिलिटीज, 1 स्टूडेंट्स में लर्न मैथमेटिकली क्विकली एंड अदर स्टूडेंट्स नीड प्रैक्टिस। 2 स्टूडेंट्स हैं जिनकी एबिलिटीज जो है वो डिफरेंट है। एक स्टूडेंट ऐसा है जैसे ही उसको मैथ करवाया जाता है, टीचर पहला क्वेश्चन करवाता है तो वो स्टूडेंट जो है वो तमाम सवाल जो कि उससे रेलिवेंट होते हैं उनको उसके समझ आ जाती है, वो तमाम स्टूडेंट तमाम क्वेश्चंस को हल कर पाता है। लेकिन एक ऐसा स्टूडेंट भी उसी क्लास में मौजूद है कि जिसको एक सवाल के अलावा 3-4 सवाल करवाए जाएं फिर भी उसको डिफिकल्टी फील होती है। तो स्टूडेंट्स की इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग जो है वो स्टूडेंट डिफरेंट होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स किसी सब्जेक्ट में वीक होते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स उसी सब्जेक्ट में जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वो चीज़ों को जल्दी पिक कर लेते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं लर्नर के। द नेक्स्ट वन इज लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस एक्सप्लेन्स हाउ स्टूडेंट्स एक्वायर नॉलेज। लर्निंग प्रोसेस जो है वो हमें बताता है कि स्टूडेंट जो है वो किस तरह से इल्म हासिल करते हैं, स्किल्स को सीखते हैं, जिसमें डिफरेंट स्किल्स होते हैं, एटीट्यूड, हैबिट्स। इट स्टडीज द फैक्टर्स सच एज मोटिवेशन, मेमोरी, अटेंशन, प्रैक्टिस, रीइंफोर्समेंट एंड रेडीनेस। ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द लर्निंग प्रोसेस। कि एक स्टूडेंट जो है
वो मुख्तलिफ मालूमात को कैसे सीखता है, किस तरह से अपने जो है वो दिमाग में वो स्टोर करता है। एग्जाम्पल अगर आप इसकी ले लें, स्टूडेंट्स लर्न मल्टीप्लिकेशन बेटर व्हेन टीचर प्रोवाइड प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स एंड पॉजिटिव फीडबैक। तो इसकी आप एग्जाम्पल आप ये ले सकते हैं कि एक स्टूडेंट जो है वो मैथमेटिक्स में बेहतर परफॉर्म करता है क्योंकि स्टूडेंट जो है वो उसको टीचर जो है वो उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ाता है, मोटिवेशन, उसको मोटिवेट करता है कि बेटा अगर तुम ये चीज कर लोगे तो एग्जाम्स में जो है वो अच्छे मार्क्स ले लोगे, ठीक है। तो जब टीचर जो है वो उनको मोटिवेट करता है, उनको जो है वो एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ाता है, तो वो ज्यादा बेहतर तौर पर चीजों को सीख पाते हैं। द नेक्स्ट वन इज लर्निंग सिचुएशन। लर्निंग सिचुएशन इंक्लूड्स द एनवायरनमेंट इन विच लर्निंग टेक्स प्लेस। इससे मुराद एक ऐसा माहौल है जिसमें लर्निंग जो है वो होती है। तो इसमें जो है वो क्लासरूम शामिल है, टीचर का टीचिंग मेथड इसमें शामिल है, लर्निंग के लिए जो मटेरियल आपके पास है इसमें जो है वो डिफरेंट आप विजुअल एंड ऑडियो एड्स जो है वो शामिल कर सकते हैं। स्कूल का एनवायरनमेंट भी जो है वो इसमें शामिल है। अगर का स्कूल का एनवायरनमेंट जो है वो ठीक है तो ऑटोमेटिकली लर्निंग सिचुएशन जो है वो आप बेहतर प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको लर्निंग के लिए जो है वो रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, बच्चे जो है वो अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो उनकी बेहतर होगी, उनके रिजल्ट्स बेहतर होंगे। लेकिन अगर लर्निंग सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं होगी, अगर जो है वो क्लासरूम का माहौल इस तरह से स्ट्रेसफुल है, अगर लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया जा रहा और स्कूल का एनवायरनमेंट जो है वो स्ट्रेसफुल है, तो आप जो है वो लर्निंग सिचुएशन जो है वो अगर बेहतर नहीं बनाएंगे तो स्टूडेंट्स की जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसमें जो है वो कमी देखने को मिलेगी। तो ये चीजें जो है वो बहुत जरूरी हैं जो कि एरियाज ऑफ साइकोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं, लर्नर, लर्निंग प्रोसेस एंड लर्निंग सिचुएशन। द नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी। अब हम साइकोलॉजी की नफ्सियात की जो है वो एग्जाम के ऊपर बात कर लेते हैं। साइकोलॉजी कैन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। साइकोलॉजी को मेनली जो है वो टू टाइप्स, प्योर और अप्लाइड साइकोलॉजी में डिवाइड किया जाता है, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्योर साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी इज कंसर्न विद मेनली अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्कवरिंग बेसिक प्रिंसिपल्स। तो इसमें क्या किया रहता है, हम अंडरस्टैंड करते हैं, डिस्कवर करते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स को, ह्यूमन बिहेवियर को जानने के लिए और इंसानी दिमाग को, उनके माइंड को जानने के लिए जो है वो हम इसको यूज करते हैं प्योर साइकोलॉजी को। इसमें जो है वो हम सिर्फ नॉलेज पे बात करते हैं रेदर देन सॉल्विंग द इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इसमें स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व नहीं किया जाता, बल्कि जो है वो इसमें नॉलेज की बात की जाती है कि हम जो है वो बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, थ्योरीज की बात करते हैं। तो वो चीजें जो है वो हम डिस्कस करते हैं प्योर साइकोलॉजी में। लाइक स्टडिंग हाउ ह्यूमन मेमोरी वर्क्स इज एन एग्जांपल ऑफ प्योर साइकोलॉजी, कि जो इंसान का दिमाग है उसकी जो याददाश्त है वो कैसे वर्क करती है, तो इसका ताल्लुक जो है वो प्योर साइकोलॉजी के साथ है। बजाय ये कि हम किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाइड करके उसके सोल्यूशन पे बात करें, यहाँ पे जस्ट हम बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करते हैं प्योर साइकोलॉजी में। द सेकेंड वन इज अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी यूजेस द साइकोलॉजिकल नॉलेज टू सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इन एवरीडे लाइफ एंड डिफरेंट प्रोफेशंस। डिफरेंट प्रोफेशंस में, डिफरेंट एवरीडे लाइफ में, जिंदगी में जो है वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जो कि स्टूडेंट्स को, टीचर्स को फेस करना पड़ती हैं, उन प्रॉब्लम्स को जो है वो जो प्योर साइकोलॉजी में हमने थ्योरीज बनाई थी, जो प्रिंसिपल्स थे, उनको यूज करते हुए उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जो है वो काम है अप्लाइड साइकोलॉजी में। इसको जो है वो किया जाता है, हम उस नॉलेज को यूज करते हुए उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। लाइक यूजिंग साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल जो कि हमने बनाए थे प्योर साइकोलॉजी में, टू हेल्प स्टूडेंट्स टू ओवरकम लर्निंग डिफिकल्टीज, ताकि उसकी लर्निंग डिफिकल्टीज, जो भी उसको सीखने के मराहल में प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको जो है वो आइडेंटिफाई करके उनको सॉल्व किया जाए। और ये काम कौन करता है, टीचर जो है वो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के बाद सॉल्व करता है। द नेक्स्ट वन इज ब्रांचेस ऑफ प्योर साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी जो कि हमने पहले पढ़ी, जिसमें हम प्रिंसिपल्स को डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू एजुकेशनल बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। अब हम जो है वो इसमें डिफरेंट इसकी ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले जनरल साइकोलॉजी आ जाती है। जनरल साइकोलॉजी स्टडीज द बेसिक प्रिंसिपल्स। इसमें हम बेसिक प्रिंसिपल्स को डिस्कस करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस सच एज लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग, इमोशंस, अटेंशन एंड मोटिवेशन। तो ये तमाम चीजें जो है वो इसमें
जनरल साइकोलॉजी में शामिल है। लाइक स्टडिंग हाउ पीपल रिमेंबर इंफॉर्मेशन, लाइक जैसे लोग जो है वो किस तरह से चीज़ों को सेव करते हैं, किस तरह से उसको जो है वो रिमाइंड करते हैं, चीज़ों को याद करने के बाद दोबारा कैसे जो है वो याद करते हैं। तो ये इनका ताल्लुक जो है वो जनरल साइकोलॉजी से है, बेसिक प्रिंसिपल्स के साथ है, जिनको हम डिस्कस करते हैं जनरल साइकोलॉजी में। सेकेंड वन इज एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एबनॉर्मल साइकोलॉजी स्टडीज द अनयूजुअल, गैर मामूली डिस्टर्ब बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। इसमें जो है वो मेंटल प्रोसेसेस को हम डिस्कस करते हैं। गैर मामूली रवैया जो कि लोगों का होता है, उसकी रीजंस क्या है, ये जानने के लिए हम एबनॉर्मल साइकोलॉजी को डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। स्टडिंग व्हाई अ पर्सन डेवलप सीवियर एंजाइटी एंड अनयूजुअल बिहेवियर। एक शख्स जो है वो घबराहट क्यों महसूस करता है, वो बेचैनी महसूस क्यों करता है, उसकी रीजंस को जानने के लिए, उसकी रीजंस को जानने के बाद उसके मसाइल को, उसकी प्रॉब्लम को हल करने के लिए जो है हम साइकोलॉजी यूज करते हैं, वो नॉर्मल साइकोलॉजी में हम इसको डिस्कस करते हैं। द थर्ड वन इज सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी स्टडीज हाउ अदर पीपल सोसाइटी इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल थॉट। किस तरह जो है वो सोसाइटी जो है वो इंडिविजुअल थॉट्स पे, फीलिंग्स पे और किसी भी शख्स के बिहेवियर पे असरअंदाज होती है। ये तमाम चीजें जो हम डिस्कस करते हैं वो सोशल साइकोलॉजी में डिस्कस करते हैं। एक बच्चा जो है वो क्लास में डिफरेंटली जो है वो रहता है, अलग रहता है, तो उसकी रीजंस क्या है, क्या वो दूसरे अपने दोस्तों से डरता है, या क्या उसको जो है वो कॉन्फिडेंस की कमी है, वो शाय है। तो उस प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको सॉल्व कैसे किया जा सकते हैं, ये तमाम चीजें जो है वो एक टीचर जो है वो देखता है, जिसको एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट होना बहुत जरूरी है, ताकि वो स्टूडेंट्स की नफ्सियात को देख सके, उनकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सके, उनकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको जो है वो सॉल्व किया जा सके। The next one is experimental psychology. Experimental psychology studies the human mind and behavior through scientific experiment and controlled research. तो यहाँ पे controlled research को यूज करते हुए, scientific methods को यूज करते हुए scientific experiments जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं। उन scientific experiments के जरिए से human mind को, उनके behavior को देखा जाता है, और ये सारी चीजें जो है वो हम experimental psychology में डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल आप ले लें, conducting an experiment to find out whether regular practice improves the students behavior, students memory or not। तो आपने क्या किया, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, और एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के बाद आपने ये देखा कि स्टूडेंट्स की जो प्रैक्टिस है उसमें इंप्रूवमेंट आई है या नहीं आई, क्योंकि रेगुलरली जो है वो स्टूडेंट्स को मैथ करवाया जा रहा है, रेगुलरली जो है वो उनको एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। क्या इन चीज़ों को करवाने से स्टूडेंट्स की जो है वो मेमोरी में, उनकी परफॉर्मेंस में जो है वो बेहतरी आई है। एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए जाते हैं, इसको हम एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज बायोसाइकोलॉजी, साइकोबायोलॉजी एंड साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी। बायोसाइकोलॉजी स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन ब्रेन, नर्वस सिस्टम, बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड बिहेवियर। तो इसमें ब्रेन, नर्वस सिस्टम और बायोलॉजिकल जो प्रोसेस है उनके दरमियान जो है वो रिलेशनशिप को देखा जाता है। द नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर एबिलिटीज थ्रू आउट द लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू एज। इसमें जो है वो वक्त के साथ साथ जो है वो, जैसे ये स्टूडेंट्स की बॉडी में ग्रोथ, उनकी डेवलपमेंट होती है, तो उसमें जो है वो हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, मेंटल उनके जो है वो बिहेवियर को देखते हैं, उनकी एबिलिटीज में क्या तब्दीलियां आती हैं, तो इसको जो है वो हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कहते हैं। स्टडिंग हाउ चाइल्ड लैंग्वेज, थिंकिंग, इमोशन, सोशल स्किल्स डेवलप एज चिल्ड्रन ग्रो। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी जो है वो लैंग्वेज स्किल्स जो है वो उसमें क्या चेंजिंग आती हैं, कैसे इंप्रूवमेंट आती है, उसकी थिंकिंग जो है वो कैसे बढ़ती है, उसकी इमोशनल डेवलपमेंट में जो है वो कैसे जो है वो इजाफा होता है। तो ये तमाम चीजें जो है वो हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में डिस्कस करते हैं। द नेक्स्ट वन इज ब्रांचेस ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, जिसमें जो है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी आ जाती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज रिलेटेड विद द ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर इन एजुकेशनल सेटिंग। एजुकेशनल सेटिंग में जो है वो हम देखते हैं कि एक बच्चा जो है वो चीज़ों को कैसे परसीव करता है, कैसे लेता है, कैसे सोचता है, कैसे जो है वो चीज़ों को सीखता है, और उसके इंटरेस्ट क्या हैं, उसकी नीड्स क्या हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो टीचर अपने टीचिंग मेथड्स को जो है वो उसको मॉडिफाई करता है, ताकि बच्चे को बेहतर तौर पर पढ़ाया जा सके, उनको मोटिवेट किया जा सके, ताकि वो बेहतर तौर पर चीजों को सीख सकें। द नेक्स्ट वन इज क्लिनिकल साइकोलॉजी।
Clinical psychology deals with the assessment, understanding, treatment, psychological, emotional and problems। तो इसमें जो है वो जो भी इमोशनल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाता है और उनको डिस्कस करने के बाद आइडेंटिफाई करने के बाद उन प्रॉब्लम्स को क्लिनिकली जो है वो सॉल्व किया जाता है। लाइक ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हेल्प्स द पर्सन टू डील विद सीरियस एंजाइटी और इमोशनल डिफिकल्टीज। एक शख्स है जिसको कोई घबराहट है, कोई बेचैनी है, तो उसकी रीजन जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो आइडेंटिफाई करने के बाद उसको सॉल्व करता है क्लिनिकल साइकोलॉजी में। द नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी अप्लाइज टू द साइकोलॉजी वर्क प्लेस, जो कि वर्क प्लेस जहां पे लोग काम करते हैं, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी को वहां पे अप्लाई किया जाता है कि जो वर्कर्स हैं वो किस तरह के हैं, क्या वो काम जो है वो एक्टिवली करते हैं या लेजी हैं। अगर वो एक्टिव हैं तो वो एक्टिव क्यों हैं, क्यों काम कर रहे हैं, क्या उनको रिवार्ड दिया जा रहा है। अगर वो लेजी हैं, क्या रीजंस है जिसकी वजह से वो लेजी हैं, क्या उनकी जो है वो हेल्थ इश्यूज का सामना है उनको, या उनको रिवार्ड कम दिया जा रहा है जिसकी वजह से वो लेजी हैं, वो काम करना पसंद नहीं करते। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं। उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन, उनकी मोटिवेशन के लिहाज से, उनको लीडरशिप, उनकी प्रोडक्टिविटी कैसी है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं। द नेक्स्ट वन इज लीगल साइकोलॉजी, जिसको हम फोरेंसिक साइकोलॉजी भी कहते हैं। लीगल साइकोलॉजी डील्स विद द लॉ, कोर्ट केसेस सच एज चाइल्ड अब्यूज, क्रिमिनल बिहेवियर ऑफ पीपल। एक क्रिमिनल के बिहेवियर को जानने के लिए कि उसने कत्ल किया है या नहीं किया, क्या वो इसमें इन्वॉल्व है, क्या वो इसका आई विटनेस है या नहीं है, ये तमाम चीजें जानने के लिए जो है वो लीगल साइकोलॉजी, फोरेंसिक साइकोलॉजी जो है वो यूज की जाती है। द नेक्स्ट वन इज मिलिट्री साइकोलॉजी। मिलिट्री साइकोलॉजी का यूज है वो मिलिट्री पर्सनल, मिलिट्री सिचुएशंस में किया जाता है। लाइक एरिया सच एज मोटिवेशन, लीडरशिप, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस कैसी है, और अंडर प्रेशर जो है वो कैसे जो है वो परफॉर्म किया जाता है इन मिलिट्री एरियाज, इन मिलिट्री सिचुएशन। तो जो है वो इसको हम मिलिट्री साइकोलॉजी कहते हैं। लाइक हेल्पिंग सोल्जर टू डेवलप साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ एंड परफॉर्मिंग effectively under the stressful condition, which is discussed in the military psychology. The next one is political psychology. Political psychology studies that how psychological factors like political behavior में तब्दीली कैसे आती है, उनके एटीट्यूड में, उनकी लीडरशिप स्किल्स में, और वो कैसे जो है वो अपनी चीज़ों का फैसला करते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम जो है वो पॉलिटिकल साइकोलॉजी में डिस्कस करते हैं कि एक जो पॉलिटिकल लीडर है वो अपने फैसले पर कायम रहता है, तो वो क्यों रहता है, अपने फैसले को ओवरनाइट जो है वो बदल लेता है, उसकी रीजंस क्या हैं, ये तमाम चीज़ें जो है वो डिस्कस की जाती हैं पॉलिटिकल साइकोलॉजी में। उनके बेनिफिट्स को देखा जाता है। स्टडिंग व्हाई पीपल सपोर्ट ए पर्टिकुलर पॉलिटिकल लीडर और पॉलिटिकल आइडिया। इसमें यह भी देखा जाता है कि एक शख्स जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट क्यों करता है, वो उसको क्यों लेकर चल रहा है, हालांकि उसमें बेशुमार खामियां हैं। तो उसकी रीजंस को जानने के लिए जो है वो पॉलिटिकल साइकोलॉजी का यूज जो है वो किया जाता है। द नेक्स्ट वी विल डिस्कस द स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो बहुत अहम है, क्योंकि एजुकेशनल साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो एक टीचर जो जब तक वो अपने बच्चे को उसकी नफ्सियात को नहीं जान पाएगा तो वो बच्चे को बेहतर तौर पर नहीं पढ़ा पाएगा। एक बच्चे को बेहतर तौर पर समझने के लिए उसकी नफ्सियात को जानना, उसके बिहेवियर को, उसके मेंटल प्रोसेस को रीड करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक टीचर को एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट होना भी लाजमी है। स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी मीन्स द एरियाज इन विच एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स टीचर, स्टूडेंट्स, स्कूल्स एंड द एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशनल साइकोलॉजी के अगर हम स्कोप की बात करें तो उसमें उन एरियाज पे बात की जाती है जिनका ताल्लुक टीचर्स के साथ है, टीचर्स को हेल्प आउट करने से, स्टूडेंट्स एज वेल एज स्कूल एंड होल एजुकेशन सिस्टम। इसमें सबसे पहले बात आ जाती है अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग। बच्चे को, लर्नर को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने बच्चे को नहीं समझा, उसके इंटरेस्ट को नहीं समझा, उसकी नीड्स को नहीं समझा और उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने टीचिंग मेथड में तब्दीली नहीं लेकर आए तो आप बच्चे को बेहतर तौर पर नहीं पढ़ा सकते। तो इसमें बच्चे को, लर्नर को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बच्चे की ग्रोथ को, उसकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट, इन तमाम जो है वो चीज़ों को डिफरेंट स्टेजेस पे ये डिफरेंट्स होती हैं, उनको अंडरस्टैंड करना एक टीचर के लिए बहुत लाजिम है। टीचर यूजेस एज एप्रोप्रिएट एक्टिविटीज फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन, क्योंकि एक टीचर जो होता है उसको एज के अकॉर्डिंग जो है वो एक्टिविटीज को डिजाइन करना पड़ता है। अगर बच्चे छोटे हैं तो टीचर ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज को अरेंज करता है जिसमें बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ज्यादा बेहतर तौर पर चीजों को सीखते हैं। और अगर बच्चे बड़े हैं तो एक्टिविटीज के बजाय लेक्चर मेथड को
ज़्यादा अडॉप्ट किया जाता है क्योंकि बच्चे जो है वो सुनना पसंद करते हैं, उसमें एक्टिविटीज़ में जो है वो कम पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो अकॉर्डिंग टू इमोशनल, मेंटल, फिजिकल और सोशल डेवलपमेंट को देखते हुए जो है वो डिज़ाइन की जाती है। नेक्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग लर्निंग। एजुकेशनल साइकोलॉजी एक्सप्लेन हाउ स्टूडेंट्स लर्न एंड व्हाट फैक्टर्स मेक्स लर्निंग अ फैक्टर्स। यहाँ पे ये देखा जाता है कि एक बच्चा किन सिचुएशन में, किन हालात में बेहतर तौर पर पढ़ता है और उन कंडीशंस को ज्यादा फेवरेबल बनाया जाता है ताकि वो अपनी लर्निंग को और ज्यादा बेहतर बना सकें। थ्रू प्रैक्टिस, थ्रू मोटिवेशन, थ्रू अटेंशन, थ्रू फीडबैक द लर्निंग कैन बी इम्प्रूव। द नेक्स्ट वन इज मोटिवेशन। It helps the teacher to understand how encourage students to learn। यहाँ पे स्टूडेंट्स को कैसे जो है वो मोटिवेट किया जा सकता है ताकि वो अपनी लर्निंग में इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकें, और ये सारी चीजें जो है वो नफ्सियात में डिस्कस की जाती हैं। द नेक्स्ट वन इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब यह है कि हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ है और उसको उसके इंटरेस्ट को देखते हुए, उसकी नीड्स को देखते हुए जो है वो एक टीचर को पढ़ाना चाहिए। उसकी एबिलिटीज क्या है, उसका इंटेलिजेंस लेवल क्या है। एक स्टूडेंट जो है वो उसका इंटेलिजेंस लेवल जो है वो लो है तो टीचर को चाहिए कि उसको बार बार जो है वो प्रैक्टिस के जरिए से पढ़ाए। एक स्टूडेंट ऐसा है जिसका इंटरेस्ट जो है वो एक्टिविटी बेस्ड है, मतलब वो चीज़ों को ज़्यादा तब बेहतर तौर पर सीखता है जब चीज़ों को एक्टिविटी बेस्ड, उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाए। तो टीचर को उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखते हुए, उसके इंटरेस्ट को देखते हुए, उसकी पर्सनैलिटी को, उसकी लर्निंग स्पीड को देखते हुए एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करना चाहिए ताकि वो बेहतर तौर पर चीज़ों को सीख सके। द नेक्स्ट वन इज लर्निंग डिफिकल्टीज। एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स टू आइडेंटिफाई, लर्न, अंडरस्टूड प्रॉब्लम्स दैट अफेक्ट द स्टूडेंट लर्निंग। एजुकेशनल साइकोलॉजी लर्निंग डिफिकल्टीज के बारे में बताती है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स की लर्निंग डिस्टर्ब होती है। तो इस वजह से एजुकेशनल साइकोलॉजी को जो है वो लाजमी स्टडी करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स के हवाले से उनकी लर्निंग डिफिकल्टीज को जानने के बाद उनको सॉल्व किया जा सके। लाइक एक स्टूडेंट जो है वो रिपीटेडली जो है वो रीडिंग में स्ट्रगल कर रहा है तो टीचर को क्या चाहिए कि एक सूटेबल स्पोर्ट जो है वो उनको प्रोवाइड करे, बच्चे को जो है वो बार बार प्रैक्टिस के जरिए से पढ़ाया जाए ताकि जो उसको प्रॉब्लम उसकी लर्निंग में आ रही है, उसकी रीडिंग में आ रही है, उसको जो है वो इंप्रूव किया जा सके। द नेक्स्ट वन इज टीचिंग मेथड। एक टीचर को चाहिए कि एक बच्चे को देखते हुए अपने टीचिंग मेथड्स में चेंजिंग लेकर आए। सपोज अगर आप जो है वो लेक्चर मेथड से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आपने पढ़ाते हुए किसी भी टॉपिक को नोट किया कि बच्चे जो है वो इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे, बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग मेथड की तरफ है, तो आपको चाहिए कि आप अपने टीचिंग मेथड को मोल्ड करें, उसको अडेप्ट करें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ लर्नर, उसमें जो है वो तब्दीली लेकर आए ताकि बच्चे जो है वो बेहतर तौर पर चीजों को सीख सकें। The next one is classroom management. Educational psychology helps the teacher to create a positive, disciplined, sportive classroom environment. तो एजुकेशनल जो क्लासरूम मैनेजमेंट है उसके जरिए से पॉजिटिव, डिसिप्लिन, स्पोर्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट जो है वो बनाया जा सकता है। क्लासरूम को मैनेज करने में आसानी होती है। स्टूडेंट्स के जो डिसिप्लिन इश्यूज हैं क्लासरूम में बहुत देखने को मिलते हैं और ये सारी चीज़ें जो है वो एजुकेशनल जो साइकोलॉजी होती है वो टीचर को इस काबिल बनाती है कि वो अपनी क्लासरूम को बेहतर तौर पर मैनेज कर सके। इन डिसिप्लिन की जो वजूहात हैं, काजेज हैं, उनको जानने के बाद उन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए क्लासरूम के रूल्स आइडेंटिफाई कर सके ताकि लर्निंग को इफेक्टिव जो है वो बनाया जा सके। द नेक्स्ट वन इज एजुकेशनल असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। टीचर्स को जो है वो एजुकेशनल असेसमेंट और इवैल्यूएशन में मदद करती है ताकि वो नॉलेज, स्किल्स, प्रोग्रेस और अचीवमेंट जिसको जो है वो मेजर करना चाह रहा है टीचर उसको मेजर कर सके। The next one is intelligence and aptitude. एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो एक टीचर को स्टूडेंट्स का इंटेलिजेंस लेवल, उसकी एबिलिटी, उसको पोटेंशियल लेवल, उसके टैलेंट्स के हवाले से बताती है और हम किसी भी स्टूडेंट्स को के आईक्यू लेवल को देखने के बाद इंस्ट्रक्शंस को जो है वो टीचिंग मेथड को जो है वो टीचर डिसाइड करता है ताकि कौन सा टीचिंग मेथड जो है वो स्टूडेंट्स के लिए बेहतर है। अगर तो स्टूडेंट्स जो है वो इंटेलिजेंट हैं तो टीचर क्या करता है, जस्ट 1 से 2 मरतबा जो चीज़ों को पढ़ाता है, समझाता है, स्टूडेंट्स इसको समझ लेते हैं, बाद में स्टूडेंट जो है वो प्रैक्टिस करते हैं खुद से। लेकिन अगर स्टूडेंट्स जो है वो वीक हैं तो टीचर जो है वो एक मरतबा टॉपिक को पढ़ाता है, स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती तो टीचर जो है वो उसका फोल्डिंग के जरिए से उन स्टूडेंट्स को दोबारा से एक्सप्लेन करता है ताकि वो स्टूडेंट्स जो है वो उस टॉपिक को बेहतर तौर
प्रॉपर समझ सकें। द नेक्स्ट वन इज पर्सनैलिटी। इट स्टडीज द स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर इफेक्ट ऑन लर्निंग। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो किसी भी पर्सनैलिटी के हवाले से, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से बताती है जो कि लर्निंग पे बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं। द नेक्स्ट वन इज एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। एजुकेशनल साइकोलॉजी सपोर्ट्स द गाइडेंस एंड काउंसलिंग टू स्टूडेंट्स विद द एजुकेशनल, पर्सनल एंड करियर रिलेटेड डिसीजन। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो बताती है कि अगर किसी स्टूडेंट्स को पर्सनल जो है वो काउंसलिंग की, गाइडेंस की जरूरत है तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो उनको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है ताकि वो अपने करियर में जो है वो डिसीजंस ले सकें। सपोज ए टीचर और काउंसलर हेल्प्स स्टूडेंट्स टू चूज सूटेबल सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज। फॉर एग्जांपल एक टीचर जो है वो एक स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट और उसके नीड्स को देखते हुए उसको बताता है कि उसके लिए कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो ज्यादा बेहतर होंगे। एक स्टूडेंट जो है वो मैथमेटिक्स में ज्यादा बेहतर है तो उसको इंजीनियरिंग की साइड में मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट चूज करने के लिए जो है वो कहा जाता है। एक स्टूडेंट ऐसा है जो कि चीजों को एक्सप्लेन बहुत अच्छा करता है, उसकी इंग्लिश लैंग्वेज के स्किल्स बहुत अच्छे हैं, तो उसको जो है वो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड की जाती है। द नेक्स्ट वन इज करिकुलम डेवलपमेंट। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल हेल्प्स इन डेवलपिंग करिकुलम एप्रोप्रिएट टू स्टूडेंट्स एज। तो इसमें जो है वो हम क्या करते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प आउट करती है, करिकुलम जो है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स एज एंड एबिलिटीज। स्टूडेंट्स की जो है वो नीड्स क्या है, उनकी एज क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो करिकुलम को डिजाइन किया जाए, करिकुलम को डेवलप किया जाए। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी बताती है। The next things we are going to discuss is the difference between growth and development. ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फर्क है। सबसे पहले हम ग्रोथ की बात कर लेते हैं, जो कि फिजिकल वेट और हाइट में तब्दीली आती है, इजाफा होता है, उसका ताल्लुक जो है वो ग्रोथ से होता है। लाइक WEIGHT, वेट, हाइट, इनका ताल्लुक जो है वो ग्रोथ के साथ है। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट इज रिलेटेड विद द ओवरऑल डेवलपमेंट, लाइक सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट। तो इसमें अगर हम इसके डिफरेंस की अगर बात कर लें तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। ग्रोथ मीन्स फिजिकल इंक्रीज इन साइज। ग्रोथ का मतलब जो है वो फिजिकल इंक्रीज, एक किसी बच्चे की हाइट का बढ़ना जो है वो, पहले जो है वो बच्चा जो है वो 3 फीट का था, बाद में जो है वो 2 साल के बाद उसकी हाइट जो है वो 5 फीट तक चली गई, तो इसको जो है वो हम ग्रोथ कहेंगे। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट मीन्स ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन चेंजेस। ओवरऑल इंप्रूवमेंट अब किसमें, इसमें जो है वो फिजिकल जो है वो शामिल है, फिजिकल के अलावा जो है वो इसमें इमोशनल जो है वो डेवलपमेंट शामिल है, इसमें जो है वो सोशल डेवलपमेंट शामिल है। ऑल दिस डेवलपमेंट आर इंक्लूडेड इन डेवलपमेंट। इट इज मेनली इज क्वांटिटेटिव, ये क्वांटिटेटिव है, इसको जो है वो नंबर में जाहिर किया जा सकता है ग्रोथ को। लेकिन अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, इट इज मेनली क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। तो इसको जो है वो क्वालिटेटिवली भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, क्वांटिटेटिवली भी एक्सप्लेन किया जा सकता है डेवलपमेंट को। इट कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स, ये हमेशा नंबर्स में इसको मेजर किया जा सकता है। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, स्टूडेंट डेवलपमेंट की, इट इज नॉट ऑलवेज मेजर्ड इन नंबर। इसको हमेशा नंबर्स में मेजर नहीं किया जा सकता, बल्कि इसको क्वालिटेटिवली भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसमें जो है वो हम बात करते हैं हाइट की, वेट की, साइज की। लेकिन अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो इसमें हम बात करते हैं फिजिकल, जिसमें मेंटल, इमोशनल, सोशल, फिजिकल, ये तमाम एबिलिटीज जो है वो शामिल हैं। तो ये जो है वो एक ब्रॉडर कैटेगरी है। ग्रोथ इज यूजुअली लिमिटेड टू फिजिकल चेंजेस। ग्रोथ का ताल्लुक सिर्फ फिजिकल चेंजेस के साथ है, मतलब किसी भी स्टूडेंट की हाइट का बढ़ना, उसके वेट का बढ़ना और उसके जो है वो साइज का बढ़ना, ये तमाम चीजें जो है वो रिलेटेड होंगी फिजिकल चेंजेस जो कि ग्रोथ से हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो इसमें फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल तमाम चेंजेस जो हैं वो शामिल होते हैं। नेक्स्ट वन इज ग्रोथ में स्टॉप आफ्टर रीचिंग फिजिकल मेच्योरिटी। तो जब आप फिजिकली तौर पे मेच्योर हो जाते हैं तो आपकी ग्रोथ रुक जाती है। अक्सर आपने देखा है कि कुछ लोग जो है वो जब 20 साल के हो जाते हैं तो उसकी फॉर एग्जांपल उनकी हाइट जो है वो 5.5 है, तो उसके बाद उनकी हाइट नहीं बढ़ती। क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि वो फिजिकल मेच्योरिटी पे पहुंच जाते हैं। फिजिकल मेच्योरिटी पे पहुंचने के बाद आपकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। डेवलपमेंटल कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ, जबकि डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूसली थ्रू लाइफ चलती है। जब तक आप इस दुनिया से नहीं चले जाते, आपकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल जो चेंजेस हैं उनमें चेंजेस आते रहते हैं, उनमें डेवलपमेंट जो है वो होती रहती है। तो ये एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है।
एग्जाम्पल अगर हम ग्रोथ की लें, चाइल्ड बिकम्स टॉलर एंड हैवियर, एक बच्चा जो है वो लंबा हो सकता है, मोटा हो सकता है, भारा हो सकता है। जबकि अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंटल प्रोसीजर के लिहाज से, चाइल्ड लर्न, स्पीक, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड इंटरेक्ट विद अदर्स, एक बच्चा जो है वो दूसरे बच्चों से बात करता है, चीज़ों को देखता है, सोचता है, अपनी प्रॉब्लम्स को हल करता है, अपने मेंटल, अपने इमोशनल, सोशल जो प्रोसेसेस हैं उनमें डेवलपमेंटल लेके आता है, तो इसका ताल्लुक डेवलपमेंट के साथ होता है। द नेक्स्ट वन इज ग्रोथ इज नॉट अफेक्टेड बाय लर्निंग। ग्रोथ जो है वो लर्निंग से इफेक्ट नहीं होती। अगर आप चीज़ों को नहीं सीखते, आप जो है वो जस्ट खाना खा लेते हैं और अपना काम करते हैं, तो आप जो है वो ग्रोथ हासिल करेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, इट इज़ अफेक्टेड बाय लर्निंग। अगर आप चीज़ों को नहीं सीखेंगे तो आपकी मेंटल, इमोशनल और फिजिकल जो है वो डेवलपमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फिजिकल, इमोशनल, सोशल, मेंटल डेवलपमेंट पॉसिबल हो, तो फिर आपको लर्न करना पड़ेगा, चीज़ों को सीखना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, ये था डिफरेंस जो कि हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर बात की। इसके अलावा हमने साइकोलॉजी पे बात की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी पे बात की। उम्मीद है कि आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे जीन पियाजे थ्योरी ऑफ सोशल कॉग्निटिव, एज वेल एज वी विल डिस्कस द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन लाइक मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी, एडलर थ्योरी, और इसमें जो है वो हम क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग को भी डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो मिलती रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।